प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्कार दोस्तों, आप सबका झारखंड सरकार के डिजी साथ प्रोग्राम में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो आज हम एपिसोड की शुरुआत में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले हैं हिंदी का अध्याय उपभोक्तावाद की संस्कृति। हम इस अध्याय का पहला भाग देखेंगे आज। साथ ही 11वीं कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का अध्याय पुष्पी पादपों का शरीर। हम इस अध्याय का चौथा भाग देखेंगे आज और फिर उन पर आधारित कुछ रोचक प्रश्नों को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डिजी साथ। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आज हम 9वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 से एक बहुत ही रोचक, विचारपरक और बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। उपभोक्तावाद क्या होता है और कैसी होती है इसकी संस्कृति, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो के विषय बिंदु क्या हैं। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे श्यामचरण दुबे जी का परिचय। श्यामचरण दुबे जी ने ही इस निबंध को लिखा है, इसीलिए उनके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद हम उपभोक्तावाद की संस्कृति का प्रसंग जानेंगे, यानी उपभोक्तावाद से जुड़ी हुई कुछ बातों को जानेंगे। यह सब जानने के बाद हम उपभोक्तावाद का अर्थ जानेंगे कि उपभोक्तावाद कहते किसे हैं, और इसके बाद हम उपभोक्तावाद के प्रभावों का वर्णन करेंगे, उस पर विचार मनन करेंगे। तैयार हैं आप सभी? आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। श्यामचरण दुबे हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध निबंधकार और लेखक हैं। इन्होंने बहुत से विषयों पर अपने विचार प्रकट किए हैं। समाज से जुड़े विषय इनके हमेशा प्रिय रहे हैं। इनका जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में हुआ था। इन्होंने मानव विज्ञान में पीएचडी की। पीएचडी यानी इन्होंने मानव विज्ञान में सबसे बड़ी डिग्री प्राप्त की। इसके पश्चात इन्होंने विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य किया। ये एक समाजशास्त्री भी हैं, जिन्होंने समाज और उसकी संस्कृति की विभिन्न प्रवृत्तियों पर विचार किया और उस पर कई सारे लेख लिखे। इनका निधन सन 1996 में हो गया। आइए जानते हैं श्यामचरण दुबे जी का रचना परिचय। जैसा कि अभी हमने पाया कि श्यामचरण दुबे जी ने सामाजिक विषयों पर अत्यधिक गंभीरता से विचार करते हुए अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। इस प्रकार इनकी रचनाएं मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संक्रमण और पीड़ा, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, समय और संस्कृति तथा विकास का समाजशास्त्र प्रसिद्ध हैं। विद्यार्थियों, आप सभी ने इनकी रचनाओं का जब नाम जाना होगा तो उसमें आप सभी को अधिक बार संस्कृति, समाज इत्यादि कई बार सुनने को मिला होगा। वास्तव में इनकी रचनाएं जो हैं वो समाज केंद्रित थी, तभी कुछ लोग इन्हें समाजशास्त्री भी कहते हैं। आइए अब हम इनकी शैलीगत विशेषता जानते हैं। शैलीगत विशेषताओं में सबसे पहला जो बिंदु है वो यह है कि इन्होंने सामाजिक विषयों का विश्लेषण किया है। अब ये सामाजिक विषय क्या होते हैं? हमारे आसपास बहुत सी घटनाएं होती हैं और वे सभी घटना हमारे समाज का अंग हैं।
घटना मात्र नहीं बल्कि पारस्परिक संबंध में होने वाले परिवर्तन और आपसी जोड़ की प्रवृत्ति में होने वाले परिवर्तन, संस्कृति, समाज, सभ्यता इत्यादि कई विषय हैं जो हमारे आसपास घूमते रहते हैं। लेखक ने इन्हीं विषयों का विश्लेषण किया है, इन पर विचार किया है। इनकी भाषा सरल, प्रभावपूर्ण और व्यंग्यात्मक है। प्रभावपूर्ण और सरल भाषा तो स्पष्ट हो जाता है, किंतु जब आप इनका निबंध उपभोक्तावाद की संस्कृति पढ़ेंगे तब आपको इनकी शैली की विशेषता यानी व्यंग्यात्मकता दिखाई देगी। पाठ को पढ़ते हुए भी हम इस पर प्रकाश डालेंगे। इनकी जो भाषा है वो संस्कृत निष्ठ शब्दावलियों का प्रयोग है, अंग्रेजी तथा उर्दू के शब्दों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। प्रस्तुत पाठ उपभोक्तावाद की संस्कृति में भी इन्होंने कई ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। पाठ को पढ़ते हुए हम जानते चलेंगे। और जो इनकी विश्लेषणात्मक शैली है उसने एक अलग प्रकार का प्रभाव उत्पन्न किया है इनकी रचनाओं में। आइए कैसे यह सब लेखक की रचना को विशेष बनाते हैं, पाठ को पढ़कर जानते हैं। पाठ को पढ़ने से पहले आइए जानते हैं उपभोक्तावाद का अर्थ। दरअसल आप सभी अर्थशास्त्र में उपभोक्ता, उत्पादक, उत्पादन इत्यादि शब्दों को पढ़ते आए होंगे। उपभोक्ता का अर्थ होता है किसी वस्तु का प्रयोग करने वाला, उसे खरीदने वाला। तो इस प्रकार उपभोक्तावाद का अर्थ हुआ कि आजकल जो बाजारवाद की जो संस्कृति है, यानी जो हम अपने आसपास बाजार देखते हैं, उस बाजार में जो वस्तुएं खरीदी जाती हैं उसे कहते हैं उपभोक्तावाद। यानी उपभोक्ता से जुड़े हुए मसले, उपभोक्ता से जुड़े हुए विषय उपभोक्तावाद के अंतर्गत आते हैं। किंतु क्या आवश्यकता है इस पर विचार करने की? आप बाजार गए, बाजार जाकर आपने कुछ वस्तुएं खरीद ली। इस पर ऐसा क्या हुआ कि लेखक को यह निबंध लिखने की आवश्यकता पड़ गई? आइए जानेंगे इस पाठ में। दरअसल इस पाठ का नाम उपभोक्तावाद की संस्कृति यह बताता है कि हमारे समाज में किस प्रकार बाजार ने अपनी जड़ें जमा ली हैं। यह एक विचारपरक निबंध है। वहीं व्यंग्यात्मक प्रसंग आपको हर जगह मिलेंगे। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि आज सभी सामान्य से मिलने वाले साबुन या खाद्य को नहीं खरीदना चाहते। वह सभी उन खाद्य को खरीदना चाहते हैं जिनका टीवी पर ऐड आता है, न्यूज़पेपर में ऐड आता है और वो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इस पर लेखक ने उपभोक्तावाद से जुड़े प्रश्नों को उठाया है और बताया है कि हमारी संस्कृति किस प्रकार एक अंध प्रवृत्ति की ओर बढ़ रही है। साथ ही लेखक ने उदाहरण युक्त स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है। अब ये कैसा स्पष्टीकरण है, क्या उदाहरण लेखक ने दिए हैं, ये हम पाठ को पढ़कर जानेंगे। और इनकी जो शैली है, जब आप इस पाठ को पढ़ेंगे तो आपको इतनी रोचक लगेगी ये शैली कि आप इस पाठ को बार बार पढ़ना चाहेंगे। विद्यार्थियों, आप सभी बाजार गए होंगे। आपने हमेशा कुछ ना कुछ खरीदा होगा। जब भी बात बाजार की आती है तो हम सब के मन में बहुत से ख्याल उठने लगते हैं, बहुत सी वस्तुओं की लिस्ट बन जाती है। हमारे पास पैसे हो या ना हो, हम चीजों को खरीदने लगते हैं। किंतु वह चीजें हमारे लिए आवश्यक हैं क्या? बाजार में मिलने वाला टूथपेस्ट, हम कोई आम टूथपेस्ट नहीं खरीदना चाहते। हम वही टूथपेस्ट खरीदना चाहते हैं जिसका टीवी पर हर रोज ऐड देखते हैं। साबुन, क्रीम, परफ्यूम इत्यादि हम इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वह सौंदर्य को बढ़ा रहे हैं। यदि वह ऐसा नहीं भी करते तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क हमें इस बात से पड़ता है कि उनका ऐड हम आसपास देखते हैं और उसका प्रयोग करना हमारी शान को बढ़ाता है। वहीं खाने पीने की चीज, पेप्सी, चिप्स, कुकीज इत्यादि हमें कितने ही सेहत से संबंधी रोग दे जाएं, किंतु हम फिर भी उनका उपभोग करेंगे क्योंकि उसका उपभोग करना कूल होने की पहचान है, यानी बहुत ही फैशनेबल होने की पहचान है। वहीं वस्त्रों का प्रचलन देख लीजिए। फिल्मों में जैसे कपड़े पहने जाते हैं
हमारी बुद्धि भी हमें वैसे ही कपड़े पहनने के लिए प्रेरित कर देती है। गाड़ियों का देख लीजिए, बाइक्स का देख लीजिए, यहाँ तक कि पानी भी आजकल बिकने लगा है। वह पानी जो एक अपदार्थ वस्तु है, जो सामान्य तौर पर सुलभ हो जाती है, वह भी आजकल 20-20 रुपए की बोतल में बाजारों में बिक रही होती है। यही बाजारवाद की संस्कृति है, यही उपभोक्तावाद की संस्कृति है, जिसने हमें 5 सितारा होटल तक तो खींच लिया, किंतु हमारे चरित्र पर एक बहुत बड़ा धब्बा लगा दिया। हमारी संस्कृति के जो 5 सितारा थे उसे हटा दिया, हमारी संस्कृति को बेकार कर दिया, विकृति बना दिया। लेखक ने इन सभी विषयों पर विचार किया है। आप सभी घर जाकर सोचने का प्रयास कीजिएगा कि जिन वस्तुओं का उपभोग आप बाजार से करते हैं और जिनका ऐड आप टीवी पर देखते हैं, क्या वास्तव में वह आपके लिए उपयोग करने लायक हैं? क्या सच में उनकी आवश्यकता आपको है, या आप उनका प्रयोग मात्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि या तो आपका मित्र उसको प्रयोग करता है, या किसी पैसे वाले ने उसका प्रयोग किया है, या टीवी के स्टार उसका प्रयोग करते हैं? सोचिएगा जरूर कि हमारे आसपास की ये जो मॉल संस्कृति है वो किस प्रकार हमें प्रभावित कर रही है। ये जो बर्गर और पिज्जा हैं वो किस प्रकार हमें प्रभावित कर रहे हैं। और यही नहीं, ये उपभोक्तावाद की संस्कृति हमें लूट भी रही है। 2 रुपए की वस्तु को 5 रुपए की बताकर हमें 3 रुपए में बेच दिया जाता है और बताया जाता है कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपने इस वस्तु को खरीदा है। विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आपको यह पाठ बहुत रोचक लगा होगा और घर जाकर आप इस पाठ को जरूर पढ़ना चाहेंगे। आइए जानते हैं कि आज के इस पाठ में हमने क्या सीखा। आज के इस पाठ में हमने जाना कि श्यामचरण दुबे कौन है और उपभोक्तावाद का अर्थ क्या है, और किस प्रकार उपभोक्तावाद की संस्कृति में लेखक ने इससे जुड़े विषयों को उठाया है। घर जाकर इस पाठ को पढ़ना ना भूलिए। पढ़ने के लिए अपने हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का प्रयोग कीजिए। तब तक अपना ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम पुष्पी पादपों का शारीर पाठ का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द्वितीयक वृद्धि। द्वितीयक वृद्धि मूल तथा तना लंबाई में शीर्षस्थ विभज्यता की सहायता से बढ़ते हैं। इसे प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। इस वृद्धि को द्वितीयक वृद्धि भी कहते हैं। यह एक बीजपत्री मूल तथा तने में नहीं होता। जिम्नोस्पर्म के तने तथा मूल में भी द्वितीयक वृद्धि होती है। जो उत्तक द्वितीय वृद्धि में भाग लेते हैं उन्हें पार्श्वीय मेरिस्टम, संवहन कैम्बियम तथा कॉर्ड कैम्बियम कहते हैं। संवहन कैम्बियम मेरिस्टमी सतह जो संवहन उत्तक जाइलम तथा फ्लोएम को काटती है उसे संवहन कैम्बियम कहते हैं। शैशव तने में यह जाइलम तथा फ्लोएम के बीच एकल सतह के रूप में खंडों में होती है। बाद में यह एक संपूर्ण छल्ले के रूप में ले लेती है। कैम्बियमी छल्ले का बनना द्विबीजपत्री तने में प्राथमिक जाइलम तथा प्राथमिक फ्लोएम के बीच में स्थित कैम्बियम अंतःपुलीय कैम्बियम है। मध्यांश किरणों की कोशिकाएं जो अंतःपुलीय के समीप होती है, ये मेरिस्टमी हो जाती है और एक अंतरपुलीय कैम्बियम बनाती है। इस प्रकार कैम्बियम का एक अखंड छल्ला बन जाता है। कैम्बियम छल्ले की प्रक्रिया। कैम्बियम छल्ला सक्रिय हो जाता है और बाहर तथा भीतर दोनों ओर नई कोशिकाएं बनाता है। जो कोशिकाएं पित्त की ओर बनती है वे परिपक्व होने पर द्वितीय जाइलम बनाती है, और जो बाहर परिधि की ओर होती है वे द्वितीयक फ्लोएम बनाती है। कैम्बियम प्राय भीतर की ओर अधिक सक्रिय होता है, जबकि बाहर की ओर इतना सक्रिय नहीं होता। इसके परिणाम स्वरूप द्वितीयक जाइलम अधिक बनता है तथा द्वितीयक फ्लोएम कम। द्वितीयक फ्लोएम शीघ्र ही एक सघन पिंड बन जाता है। अंततः प्राथमिक तथा द्वितीयक फ्लोएम शनैः शनैः दब जाते हैं, क्योंकि द्वितीयक जाइलम अखंड रूप से बनते हैं। प्राथमिक जाइलम केंद्र में अथवा केंद्र के आसपास लगभग वैसे ही बने रहते हैं।
कुछ स्थानों पर कैम्बियम पैरेन्काइमा की एक संकरी पट्टी बनती है। यह पट्टी द्वितीयक जाइलम तथा द्वितीयक फ्लोएम में होकर अरीय दिशाओं में जाती है। इनको द्वितीयक मज्जा किरण कहते हैं। बसंत दारू तथा शरद दारू। कैम्बियम की क्रिया शारीरिक, क्रियात्मक तथा पर्यावरण कारकों के से नियंत्रित होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जलवायु समान नहीं रहती। बसंत में मौसम में कैम्बियम बहुत सक्रिय होता है और अधिक संख्या में वाहिकाएं बनाता है, जिसकी गुहिका चौड़ी होती है। बसंत के मौसम में बनने वाले काष्ठ को बसंत दारू अथवा अग्र दारू कहते हैं। सर्दियों में कैम्बियम कुछ कम सक्रिय होता है और संकरी वाहिकाएं बनाता है। इस काष्ठ को शरद दारू अथवा पश्च दारू कहते हैं। बसंत का रंग हल्का होता है और उसका घनत्व भी कम होता है। शरद दारू गहरे रंग की होती है और उसका घनत्व भी अधिक होता है। दो प्रकार के काष्ठ एकांतर सकेंद्र वलय के रूप में होते हैं, जिन्हें वार्षिक वलय कहते हैं, और आप इन वार्षिक वलयों को गिनकर वृक्ष की आयु का अनुमान लगा सकते हैं। अंतः काष्ठ तथा सरदारू। लंबे आयु वाले वृक्षों में द्वितीयक जाइलम का अधिकांश भाग, विशेषतः तने का केंद्रीय भाग अथवा भीतरी भाग काले भूरे रंग का हो जाता है। इसे अंतः काष्ठ अथवा कठोर दारू कहते हैं। अंतः काष्ठ में बहुत से कार्बनिक यौगिक जैसे टैनिन, रेजिन, तेल, गोंद, खुशबूदार पदार्थ अथवा आवश्यक तेल होते हैं। ये पदार्थ अंतः काष्ठ को कठोर, चिरस्थायी बनाते हैं और लकड़ी को सूक्ष्म जीवियों तथा कीड़ों से भी बचाते हैं। इस क्षेत्र में मृत तत्व होते हैं, जिनकी भीति बहुत ही लिग्निनी होती है। इसे हृदय दारू कहते हैं। ये केवल तने को यांत्रिक सहारा देते हैं। द्वितीयक जाइलम की परिधि क्षेत्र को रस दारू कहते हैं, जो हल्के रंग का होता है और जिसमें सजीव पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं। यह मूल से पानी तथा खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है। कॉर्क कैम्बियम। जैसे जैसे तने की परिधि में वृद्धि होती जाती है, त्यों-त्यों बाहरी वलकुट तथा बाह्य त्वचा की सतह टूटती जाती है और इन्हें नई संरक्षी कोशिका सतह की आवश्यकता होती है। इसलिए एक दूसरे मेरिस्टम उत्तक तैयार हो जाता है, जिसे कॉर्क कैम्बियम अथवा कागजन कहते हैं। ये प्राय वलकुट क्षेत्र में विकसित होता है। छाल वल्क। छाल वल्क एक गैर तकनीकी शब्द है जो वाहिका कैम्बियम से बाहर तक की उत्तकों को संदर्भित करता है। अतः इसमें द्वितीयक फ्लोएम भी शामिल है। मौसम की शुरुआत में जो छाल बनती है उसे प्रारंभी या कोमल छाल कहते हैं और मौसम के अंत में बनने वाले छाल को पश्च या कठोर छाल कहते हैं। कुछ क्षेत्रों में कागजन कॉर्क कोशिकाओं की बजाय बाहर की ओर पैरेन्काइमी कोशिकाएं बनाता है। ये पैरेन्काइमी कोशिकाएं बाह्य त्वचा पर फट जाती है और लेंस के आकार के छिद्र बनाती है, जिसे वातरंध्र कहते हैं। ये बाहरी वायुमंडल तथा तने की भीतरी उत्तकों के बीच गैसों का आदान प्रदान करते हैं। यह अधिकांश काष्ठीय वृक्षों में पाए जाते हैं। मूल में द्वितीयक वृद्धि। द्विबीजपत्री मूल में संवहन कैम्बियम का उद्भव पूर्णतः द्वितीयक है। यह फ्लोएम बंडल के तुरंत नीचे परिरंभ उत्तक के कुछ भाग प्रोटोजाइलम के ऊपर स्थित उत्तकों से उत्पन्न होता है और एक अखंड लहरदार छल्ला बनाता है, कुछ इस प्रकार। यह बाद में वाताकार बन जाता है। इसके आगे की घटनाएं द्विबीजपत्री तने की तरह होती है, जो पहले बताई जा चुकी है। जिम्नोस्पर्म के मूल तथा तने में भी द्वितीयक वृद्धि होती है। एक बीजपत्री पौधों में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। इस वीडियो में हमने सीखा द्वितीयक वृद्धि और इसी तरह हमारा यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।
तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको डिजी7 के आज के एपिसोड में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। तो आज हमने 9वीं कक्षा में पढ़ा हिंदी का अध्याय उपभोक्तावाद की संस्कृति। साथ ही 11वीं कक्षा के बायोलॉजी में हमने पढ़ा अध्याय पुष्पी पादपों का शारीर। चलिए अब हम देखते हैं कि हम कल क्या पढ़ेंगे। तो हम कल 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का चैप्टर द हैप्पी प्रिंस। साथ ही 11वीं कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं रांगास मैरिज इंग्लिश से। एक जरूरी सूचना इस एपिसोड की जो अभी आपने देखी, इसका पुनः प्रसारण YouTube पर किया जाएगा इकोवेशन के चैनल पर ठीक 3 बजे। तो यदि आप इस एपिसोड को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं या इसे पुनः देखना चाहते हैं तो YouTube पर डिजी7 इकोवेशन सर्च करके आप इस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।